हेलो प्यारे बच्चों, पाठ 11 दोहे में आपको तीनों कवियों के दोहों के अर्थ भी आपको लिखवा दिए गए हैं, शब्दार्थ भी पूर्ण करा दिए गए। मौखिक प्रश्न में देखिए, जो ये घ वाला प्रश्न है, किस कवि के दोहे तुम्हें अच्छे लगे, इसमें लिखा था स्वयं कीजिए। इसका मतलब है कि आपको खुद बताना है इनमें से तीनों कवियों में से कौन से कवि के दोहे आपको अच्छे लगे, कबीरदास जी के, बिहारी लाल जी के या फिर रहीम दास जी के। इन तीनों में से किसी एक कवि का नाम आपको यहाँ पे लिखना है जिसके दोहे आपको अच्छे लगे हों। आइए पढ़ते हैं पाठ 11 क्रिया। चित्रों के नीचे छपे वाक्यों को पढ़िए और उनमें छपे रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माँ खाना बना रही है, वर्षा हो रही है, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, इरेज हो रहा है, जल बह रहा है, राजू बीमार है, किताबें अलमारी में हैं। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त मोटे छपे शब्दों से तीन बातों का पता चल रहा है। कुछ क्रियाएं प्रयत्नपूर्वक की जा रही हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, बना रही है। कुछ क्रियाएं अनायास हो रही हैं, जैसे हो रही है, निकल रहा है। कुछ शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध हो रहा है, जैसे है, हैं। ये सभी क्रियापद हैं। क्रिया की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का, या किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति का, या किसी घटना के घटित होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहा जाता है। क्रिया के संबंध में ध्यान रखने योग्य कुछ बिंदु। क्रिया वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण तथा आवश्यक भाग है। क्रिया के अभाव में वाक्य रचना संभव नहीं होती। क्रिया विकारी शब्द है, अर्थात क्रिया पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव पड़ता है तथा इनके कारण इसका रूप बदल जाता है। जैसे मीरा आई है, सुरेश आया है, वे आए हैं। इसमें लिंग का प्रभाव हो रहा है। देखिए, मीरा स्त्रीलिंग है तो आई हो गया, सुरेश पुल्लिंग है तो आया हो गया, और ये वैसे फर्क पड़ रहा है, आए हैं हो गया। ठीक है। मैंने पुस्तक खरीदी, मैंने पुस्तकें खरीदी। इसमें वचन का प्रभाव पड़ रहा है। पुस्तक का मतलब एक वचन है तो खरीदी आया है, और बहुवचन आया है तो खरीदी आया है। इसमें बिंदी लगी है यहाँ पे। वह जाता है, वह जाएगा, वह गया। इसमें काल का प्रभाव है, वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल में तीनों में जो क्रिया है अलग अलग हो गई है। क्रिया को देखकर वाक्य के कर्ता तथा कर्म आदि के लिंग, वचन आदि का बोध हो जाता है। जैसे अध्यापक जी पढ़ाते हैं, वाक्य की क्रिया से पता चल रहा है कि वाक्य का कर्ता पुल्लिंग है। बच्चे खेल रहे हैं, वाक्य की क्रिया से पता चल रहा है कि वाक्य का कर्ता पुल्लिंग बहुवचन है। बालिकाएं पढ़ रही हैं, वाक्य की क्रिया से पता चल रहा है कि वाक्य का कर्ता स्त्रीलिंग भी है और बहुवचन भी है। मैंने आम खरीदा, क्रिया से पता चल रहा है कि वाक्य का कर्म एक वचन पुल्लिंग है। उसने फल खरीदे, क्रिया से पता चल रहा है कि वाक्य का कर्म बहुवचन पुल्लिंग है। हमने 4 छतरियाँ खरीदी, क्रिया से पता चल रहा है कि वाक्य का कर्म बहुवचन स्त्रीलिंग है। क्रिया एक शब्द की हो सकती है तथा एक से अधिक शब्दों की भी। जैसे बच्चा हंसा, ये एक शब्द की क्रिया है, और बच्चा हंस रहा था, एक से अधिक शब्दों की क्रिया हो गई। क्रिया को देखकर यह पता चल जाता है कि इसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है या हो रहा है। जैसे नदी बह रही है, तो इसमें कार्य किया नहीं जा रहा बल्कि हो रहा है। राजू पतंग उड़ाता है, इसमें कार्य किया जा रहा है। क्रिया को देखकर उसके घटित होने का काल का पता लगाया जा सकता है। जैसे वह आया, भूतकाल; वह आता है, वर्तमान काल; वह आएगा, भविष्यत काल। जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ कारक की कोई विभक्ति न लगी हो तो क्रिया कर्ता के लिंग, वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। जैसे मोहन पढ़ता है, वाक्य का कर्ता मोहन एक वचन पुल्लिंग है। लड़के पढ़ते हैं, वाक्य का कर्ता लड़के बहुवचन पुल्लिंग है। लड़की सो रही है, वाक्य का कर्ता लड़की एक वचन स्त्रीलिंग है। लड़कियां सो रही हैं, वाक्य का कर्ता लड़कियां बहुवचन स्त्रीलिंग है। यदि वाक्य में आए कर्ता और कर्म के साथ कारक के विभिन्न विभक्ति चिन्ह परसर का प्रयोग किया गया हो तो वाक्य की क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग होगी। जैसे अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, रवि ने सुमन को बुलाया। यदि वाक्य में कर्ता के साथ कारक विभक्ति चिन्ह परसक का प्रयोग हुआ है परंतु कर्म के साथ किसी परसक का प्रयोग नहीं हुआ
तो वाक्य की क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार आती है। जैसे मोहन ने पुस्तक खरीदी, कर्ता के साथ ने परसक का प्रयोग हुआ है। कर्ता क्या है इसमें? मोहन है। मोहन के साथ जो परसक लगा है ने, उसका प्रयोग हुआ है, पर कर्म के साथ कोई परसक नहीं है। कर्म क्या है? पुस्तक। पुस्तक के साथ कोई परसक नहीं है। वाक्य की क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार है। कर्ता के साथ ने परसक का प्रयोग किया गया है। कर्ता है राजू, उसके साथ ने आया है, लेकिन जो कर्म है केला, उसके साथ कोई भी परसक नहीं आया है, इसलिए वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार वचन के अनुसार है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद किए गए हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आइए पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे छोटी बालिका हंस रही है, छोटा बालक सो रहा है। इन वाक्यों में प्रयुक्त हंस रही है तथा सो रहा है शब्द क्रियापद हैं। इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि इन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं है, इसलिए ये दोनों क्रियाएं अकर्मक हैं। हंसना, रोना, उठना, बैठना, चलना, नहाना, सोना, जागना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रियाओं में क्रिया के व्यापार का फल केवल कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको प्रश्न किए जाने पर यदि कोई उपयुक्त उत्तर प्राप्त न हो तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मीरा सो रही है, इसमें प्रश्न अगर किया जाए क्या सो रही है या किसे सो रही है तो कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता। वह जाग गया, इसमें भी अगर प्रश्न किया जाए क्या जाग गया, किसे जाग गया, तो कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। सो रही है तथा जाग गया क्रियाओं से क्या, किसे प्रश्न किए जाने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः ये दोनों क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं। अब पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। पिताजी पत्र लिख रहे हैं, बालक तबला बजा रहा है। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पत्र और तबला कर्म है। कर्म का प्रयोग किए जाने के कारण ये दोनों क्रियाएं सकर्मक है। सकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य की क्रिया से क्या, किसे या किसको प्रश्न किए जाने पर यदि उपयुक्त उत्तर प्राप्त होता है तो वाक्य की क्रिया सकर्मक होती है। जैसे मालिन माला बना रही है। क्या बना रही है? माला। बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? आइसक्रीम। माँ ने बच्चों को बुलाया। किसे बुलाया? बच्चों को। उपयुक्त वाक्यों में क्रियापदों से क्या, किसे, किसको प्रश्न किए जाने पर उत्तर प्राप्त हो रहा है, अतः बना रही है, खा रहे हैं और बुलाया, ये तीनों क्रियाएं सकर्मक हैं। विशेष बात देखिए, कभी कभी वाक्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग तो किया जाता है पर कर्म लुप्त रहता है। लुप्त का मतलब छिपा रहता है। ऐसी स्थिति में क्रिया से क्या, किसे प्रश्न करने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। इससे विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं तथा क्रिया को अकर्मक मान बैठते हैं। ध्यान रखिए, क्रिया का सकर्मक या अकर्मक होना उसकी मूल प्रवृत्ति है। यदि कोई क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है फिर चाहे उसके साथ कर्म का प्रयोग किया गया हो या नहीं, वह सकर्मक ही मानी जाती है। जैसे वह खा रहा है, इस वाक्य की क्रिया से यदि क्या, किसे प्रश्न किया जाए तो कोई उत्तर तो प्राप्त नहीं होता, परंतु खाना एक ऐसी क्रिया है जो कर्म की अपेक्षा रखती है, यानी खाने के लिए कुछ ना कुछ होना जरूर, कर्म जरूर होना चाहिए। अर्थात किसी वस्तु या पदार्थ के हुए बिना खाने की क्रिया संभव नहीं है। जब वह खा रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वह खा रहा है जो कर्म है, चाहे वो दिया हो चाहे ना दिया हो, अर्थात वह कुछ ना कुछ अवश्य खा रहा होगा। इस वाक्य में कर्म लुप्त है पर क्रिया सकर्मक ही मानी जाएगी। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक, द्विकर्मक। ऐसी क्रिया जिसके साथ केवल एक कर्म का प्रयोग किया हो वह हो, जैसे बच्चे पटाखे खरीदते हैं। वाक्य में पटाखे कर्म है, अतः क्रिया खरीदते हैं एक कर्मक है। द्विकर्मक ऐसी क्रिया जिसके साथ दो दो कर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे राकेश ने मुझे गणित पढ़ाया। वाक्य में मुझे और गणित दो दो कर्म का प्रयोग हुआ है, अतः क्रिया पढ़ाया द्विकर्मक है। द्विकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया से क्या और किसे दोनों प्रश्न करने चाहिए। यदि क्रिया दोनों प्रश्नों के उत्तर दे रही है तो वाक्य की क्रिया द्विकर्मक होगी। जैसे दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। क्या सुनाई? कहानी। किसे सुनाई? बच्चों को। दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया है, इसलिए यह क्रिया सुनाई द्विकर्मक है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहला मुख्य बिंदु है सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही शब्द वाली क्रिया का प्रयोग हो तो ऐसी क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है।
जैसे वे आए, हम जाएंगे, रमेश ने खाना खाया। रंगीन छपी क्रियाएं सामान्य क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे गाड़ी चल दी, इसमें दो क्रियाओं का योग है, चल और दी। वे खाना खा रहे हैं, तो उसमें खा और रहे और हैं तीन क्रियाएं मिली है। चल दी तथा खा रहे हैं संयुक्त क्रियाएं हैं। इसके पश्चात अगला मुख्य बिंदु है नाम धातु क्रिया। कुछ क्रियाएं संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण आदि से बनती है। ऐसी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कही जाती हैं। जैसे संज्ञा शब्द से बनी क्रिया देखिए, हाथ संज्ञा है और जूता भी संज्ञा है। इन दोनों से नाम धातु क्रिया बनी है, हथियाना जुतियाना। या बात या शर्म, इनसे भी बनी है, बतियाना शर्माना। सर्वनाम अपना, अपना से बनी है नाम धातु क्रिया अपनाना। विशेषण है गरम गरमाना, नरम नरमाना, साठ सठियाना, दोहरा दोहरियाना दोहराना। प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ नौकर से कपड़े धुलवाती है, डॉक्टर ने नर्स से रोगी को दवा पिलवाई। तो धुलवाती है तथा पिलवाई में प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, क्योंकि यह कार्य किसी और से कराया जा रहा है। पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरा होने से पूर्व पाया जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे खाना खाकर सो गए, अध्यापक जी पढ़ाकर चले गए। खाकर तथा पढ़ाकर में पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। विशेष, कभी कभी वाक्य में कर्ता एवं क्रिया के होते हुए भी क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट करने में असमर्थ रहती है। उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य शब्द पूरक की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी क्रियाएं अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वह अस्वस्थ है, इस वाक्य में वह कर्ता है तथा है क्रिया है, परंतु अस्वस्थ शब्द के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। वह है शब्द समूह से कोई अर्थ नहीं निकलता। अतः है क्रिया अपूर्ण क्रिया है तथा अस्वस्थ शब्द पूरक है। वाक्य में मूल क्रिया के अतिरिक्त जो अन्य क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं, उन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे वह पत्र लिख चुका होगा, मैंने खाना खा लिया है। इन वाक्यों में लिख क्रिया के साथ चुका होगा और खा क्रिया के साथ लिया है क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। चुका होगा तथा लिया है सहायक क्रियाएं हैं। सहायक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार का कार्य करती हैं। क्रिया के अर्थ में विशेषता लाती हैं और क्रिया के काल आदि का बोध कराती हैं। सहायक क्रियाओं को रंजक क्रिया भी कहा जाता है। तो इससे हमने इस पाठ का आज पाठन कार्य पूर्ण कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण। पेज संख्या 79। इस पाठ में आपका प्रश्न 1 और प्रश्न 2 पूर्ण करा दिया गया है। आज प्रश्न 3 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए तथा उसके प्रकार भी बताइए। विनीता आज विद्यालय नहीं आई। इसमें जो क्रिया का प्रकार है वह है सकर्मक, क्रिया है आई। हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं, निकलती हैं क्रिया है आई। हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं, निकलती हैं क्रिया है और इसका प्रकार है सकर्मक। माँ अपने बेटों से बहुत प्यार करती है, प्यार करती है क्रिया है और इसका जो प्रकार है वो है सकर्मक। बच्चों ने गीत गाया, सकर्मक। तुम हरे वृक्ष को क्यों काट रहे हो, सकर्मक। तुम कहाँ जा रहे हो, अकर्मक। प्रधानाचार्य जी ने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें समझाई, सकर्मक। उसे क्रोध आ गया, सकर्मक। हेलो प्यारे बच्चों, पाठ 11 दोहे में आपको तीनों कवियों के दोहों के अर्थ भी आपको लिखवा दिए गए हैं, शब्दार्थ भी पूर्ण करा दिए गए। मौखिक प्रश्न में देखिए, जो ये घ वाला प्रश्न है, किस कवि के दोहे तुम्हें अच्छे लगे, इसमें लिखा था स्वयं कीजिए। इसका मतलब है कि आपको खुद बताना है इनमें से तीनों के तीनों कवियों में से कौन से कवि के दोहे आपको अच्छे लगे, कबीरदास जी के, बिहारी लाल जी के या फिर रहीमदास जी के। इन तीनों में से किसी एक कवि का नाम आपको यहाँ पे लिखना है जिसके दोहे आपको अच्छे लगे हों। तो प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण। पेज संख्या 79। इस पाठ में आपका प्रश्न 1 और प्रश्न 2 पूर्ण करा दिया गया है। आज प्रश्न 3 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए तथा उसके प्रकार भी बताइए। विनीता आज विद्यालय नहीं आई।
इसमें जो क्रिया का प्रकार है वह सहकर्मक क्रिया है आई। हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं क्रिया है और इसका प्रकार है सहकर्मक। माँ अपने बेटों से बहुत प्यार करती है क्रिया है और इसका जो प्रकार है वो है सहकर्मक। बच्चों ने गीत गाया सहकर्मक। तुम हरे वृक्ष को क्यों काट रहे हो सहकर्मक। तुम कहाँ जा रहे हो अकर्मक। प्रधानाचार्य जी ने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें समझाई सहकर्मक। उसे क्रोध आ गया सहकर्मक। इसके बाद देखिए प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे क्रियापदों के प्रकार बताइए। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो जाते द्विकर्मक। खिलौने वाला आगे बढ़ जाता एक कर्मक। कितनी मिठाई दूँ माँ द्विकर्मक। वह बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है द्विकर्मक। उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई द्विकर्मक। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रियाओं का प्रयोग करते हुए वाक्यों को नए रूप में लिखिए। माँ पौधों को पानी देती है। इसके बाद कोष्ठक में माली लिखा है तो माली से वो कार्य कराना है तो माँ माली से पौधों को पानी दिलवाती है। इसी प्रकार देखिए पिताजी कार साफ करते हैं। कोष्ठक में है नौकर तो पिताजी नौकर से कार साफ करवाते हैं। डॉक्टर रोगी को दवाई पिलाता है। नर्स डॉक्टर नर्स से रोगी को दवाई पिलवाता है। वह पत्र लिखता है, इसमें कोष्ठक में दिया है मैं, वह मुझसे पत्र लिखवाता है। पिताजी अतिथि को पानी पिलाते हैं, इसमें कोष्ठक में वह दिया गया है, पिताजी उससे अतिथि को पानी पिलवाते हैं। अध्यापक जी पाठ पढ़ाते हैं, कोष्ठक में बच्चा लिखा हुआ है तो अध्यापक जी बच्चे से पाठ पढ़वाते हैं। ये कैसी क्रियाएं हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। नीचे दिए दो दो वाक्यों को जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया वाले वाक्यों में बदलिए। बच्चा घर आया, उसने खाना खाया। इन दोनों को मिलाना है। बच्चे ने घर आकर खाना खाया। वह घर पहुंचा, उसने टेलीफोन किया। उसने घर पहुंचकर टेलीफोन किया। पिताजी ने थोड़ी देर आराम किया, वे दफ्तर चले गए। पिताजी थोड़ी देर आराम करके दफ्तर चले गए। मैंने उसकी आवाज़ सुनी, मैंने उसे बुलाया। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने उसे बुलाया। उसने चाय पी, वह चला गया। वह चाय पीकर चला गया। बच्चा कुछ देर रोया, वह चुप हो गया। बच्चा कुछ देर रोकर चुप हो गया। उसके बाद प्रश्न 7 है, निम्नलिखित शब्दों से नाम धातु क्रियाएं बनाइए। जैसे हाथ हथियाना, बात बतियाना, शर्म शर्माना, अपना अपनाना, लात लतियाना, जूता जुतियाना, गरम गरमाना, दोहरा दोहराना। निम्नलिखित वाक्यों से मूल तथा सहायक क्रियाएं छाँट कर लिखिए। देखिए हमने मूल क्रियाएं और सहायक क्रियाएं दोनों छाँट दी हैं। चुटकुला सुनकर वह हंस पड़ा, तो इसमें चुटकुला ये जो सुनकर है ये मूल क्रिया है और हंस पड़ा ये सहायक क्रिया हो जाएगी। मैं गीत गा सकता हूँ तो गा मूल क्रिया हो गई और हूँ सहायक क्रिया है। तुम दिन भर खेलते ही रहते हो, खेलते मूल क्रिया है और हो सहायक क्रिया। मजदूर काम कर चुके हैं, तो काम करना मूल क्रिया है और है सहायक क्रिया। वह इधर ही आ रहा होगा, आ रहा आ एक मूल क्रिया हो गई और होगा सहायक क्रिया। इन दोनों को अलग अलग करके आपको लिखना है यहाँ पर।